मैं चंचल कुमार शर्मा सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम लेसन नंबर 3 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कल हमने न्यूमेरिकल भी पढ़े हैं। आप लगातार न्यूमेरिकल पढ़ते रहो, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि इस चैप्टर में से आंकिक प्रश्न ही एग्जाम में आए थे। 2012 में थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं आया था। हो सकता है कि इस बार भी सारे के सारे न्यूमेरिकल ही आ जाए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फ्रेंड्स, ये दो नियम हैं। एक तो प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है, और दोनों ही नियम माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए हैं। फैराडे के दो नियम हैं। इन नियमों को हम यदि डायरेक्ट पढ़ें तो वो एक रटने वाली बात हो जाती है। तो पहले अपन इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इन नियमों को पढ़ेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा। देखिए, एक तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फैराडे ने एक संख्या दी थी। फैराडे उन्होंने क्या बताया था कि जो एक फैराडे है ना, एक फैराडे वो होता है 96,487 कूलाम मोल इनवर्स। ये बात फैराडे ने बताई थी। बिल्कुल नियम हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो फैराडे ने ये संख्या दी, इसका सन्निकट मान लिया जाता है, यानी इसके निकट इसको पूर्णांक पूरा कर लिया जाता है। तो वो सन्निकट मान हम यूज करते हैं, मैक्सिमम 96,500 यूज करते हैं। अब आपको ये देखना है कि न्यूमेरिकल में कौन सा आता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में एफ का मान दिया गया है, जो दिया गया है वही लगाना है। ये मान दिया गया तो ये लगाना है, और ये दिया गया तो ये लगाना है। और न्यूमेरिकल में कोई भी इसका मान दिया गया नहीं है तो आप इसको लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। दोनों मान सही है। देखिए, उन्होंने ये मान किस प्रकार से बताया, अपने समीक्षा से बताया, या कोई कैलकुलेशन के आधार पे बताया, या कोई प्रैक्टिकल के आधार पे बताया। तो फैराडे ने यह मान कैसे बताया, देखिए, अपना अवगाद्रो संख्या है Na बराबर क्या होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23 मोल इनवर्स। ये हमारी अवगाद्रो संख्या है। आप अवगाद्रो संख्या बोल के रह जाते हो, उसका मात्रक नहीं बताते हो, तो उसका मात्रक भी आपको ध्यान रखना है, मोल इनवर्स। ठीक है। इसके बाद देखिए, उन्होंने क्या बताया कि जो एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना होगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आपको आवेश का मान मालूम है, और हमें मालूम भी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये तो केवल एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और अवगाद्रो संख्या ये है, यानी एक मोल में बात करें तो इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक मोल जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कुल आवेश कितना होगा। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6.02 गुणा 10 की घात 23 मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश उन्होंने बताया कि कितना मान होता है 96,487 कूलाम मोल इनवर्स होता है। और यही मान एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो मान है, इसे ही उन्होंने फैराडे संख्या के रूप में मान लिया। तो इस प्रकार से ये जो मान लिखा गया है वो मान इस प्रकार से आया है। आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता, बार बार हम इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे, पहले भी बताया था, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि ये मान कहां से आया है, कोई प्रायोगिक मान है या सैद्धांतिक मान है
या कोई स्वेच्छा से माना गया मान है, किस टाइप का मान है? तो डिजिट्स ये अपना इस प्रकार से आया हुआ मान है। अब आपको ध्यान रखना है 1 फैराडे के बराबर जो आपको जो मान अगर पूछा जाए तो वो मान आपको ये ध्यान में रखना है, 96,487 कूलम मोल इनवर्स। तो देखिए बागी, अब बिल्कुल धीरे धीरे छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे अब एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहां Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na, ठीक है। ये हमारे विद्युत अपघट्य में कोई आयन उपस्थित है Na प्लस आयन, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो Na में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपचित हो जाता है, Na में बदल जाता है। अगर ये 1 मोल लिया जाए और 1 मोल प्राप्त हो तो यहां मैं लिख देता हूं 1 मोल, तो ये भी कितना होगा 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल प्राप्त होगा, लेकिन 1 मोल को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 मोल ही हो जाएगी। अब 1 मोल पर यदि आपसे चार्ज पूछा जाए तो अभी हमने चार्ज निकाला है कितना, तो 1 मोल के लिए अभी आपने चार्ज निकाला है 96,500 कूलम जी, मोल इनवर्स, कूलम मोल इनवर्स। तो 1 मोल Na प्लस आयन, हम इसको क्या कह सकते हैं कि 1 मोल Na प्लस आयन को Na में अपचयित होने के लिए आवश्यक आवेश, तो ये आपके सामने आ गया 96,500 कूलम इनवर्स, इतना आवेश इसको जब मिलेगा। या फिर इसकी जगह ये किसका मान है फैराडे का, तो हमारा ये भी सही है 1 फैराडे या फिर 96,500 कूलम मोल इनवर्स, दोनों सही हैं। 1 फैराडे भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो 96,500 कूलम आवेश, अब 1 मोल प्राप्त हो गया, इसका मतलब हमें कितना प्राप्त हो गया 23 ग्राम। ये भी तो आप जानते हो ना, कितना प्राप्त हो गया 23 ग्राम, क्योंकि सोडियम का 1 मोल बराबर 23 ग्राम। अब इसको और मैं क्या कह सकता हूं वो भी देखिए, क्या कह सकते हैं कि 96,500 कूलम आवेश देने पर प्राप्त Na की मात्रा बराबर 23 ग्राम, ठीक है। आपने इसमें 96,500 कूलम चार्ज दिया, इसको आवेश दिया है, तो आपको 23 ग्राम प्राप्त हो रहा है। यदि आप 1 कूलम आवेश दे रहे हो तो 1 कूलम आवेश देने पर तो क्या आएगा, 1 कूलम आवेश देने पर 23/96,500 कूलम, यानी इस प्रकार से आप 1 कूलम आवेश दे रहे हो तो ये आ जाएगा, इतना ग्राम हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आप कितना चार्ज दे रहे हो वो डिपेंड होता है समय Q बराबर IT, धारा जो धारा दे रहे हो उसके ऊपर, और जो समय है आपका टाइम है उसके ऊपर। अगर आप 2 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित कर रहे हो तो 20 गुणा 60 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 एम्पियर की धारा है, 20 मिनट और ये सेकंड में बदल दिए, तो इस प्रकार से आप कितना चार्ज दे रहे हो 2400 कूलम। तो 1 कूलम देने पर इतना आया और 2400 कूलम देंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा यहां मल्टीप्लाई, अब इतना प्राप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम कितना चार्ज देंगे वो डिपेंड होता है
Q बराबर IT पे। और 1 मोल से जो प्राप्त होता है 1 मोल यानी ग्राम में मात्रा भी ले सकते हैं। कितना चार्ज दे रहे हैं वो डिपेंड होता है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर। तो इस प्रकार से और भी एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछा गया कि Al+3 को Al में बदलने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, तो 1 फैराडे। Al+3 को Al में अपचयित होने के लिए आपसे पूछा गया है कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। ये आवेश है। अगर कूलाम में पूछा जाए तो 3 × 96,500 ये आवेश आ जाएगा। यानी इतना अगर आप दोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां 27 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 मोल प्राप्त होता है ना, 1 मोल से 1 मोल, तो इस प्रकार से 1 मोल में कितना है, 27 ग्राम। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 27 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। तो 1 मोल Al+3 आयन से 27 ग्राम Al मोल प्राप्त होंगे, 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना हमने कर लिया है। तो यहां आया 3 × 96,500 कूलाम आवेश देने पर प्राप्त एल्यूमिनियम 27 ग्राम, और 1 कूलाम आवेश देने पर 27/3 × 96,500। और आप कितना दे रहे हो वो डिपेंड करता है Q बराबर IT पे। आपने 3 एम्पियर की धारा दी है, 20 सेकंड के लिए, 20 मिनट के लिए दी है, तो इसको सेकंड में बदल लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें 3 × 20 × 60 ये समय और ये एम्पियर ये धारा, तो इस प्रकार से 6 × 12 और 12 × 36, 3600 कूलाम आवेश दे रहे हो आप। तो 3600 कूलाम आवेश यदि आप दे रहे हो तो फिर इतना प्राप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा अपचयन की प्रक्रिया में जब अपचयित होता है तो प्राप्त जो पदार्थ की मात्रा है वो इस आवेश पर डिपेंड होती है। कितना आप आवेश दे रहे हो उस पे प्राप्त पदार्थ की मात्रा डिपेंड होती है। तो इस प्रकार से अब एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, वो देखिए, उस न्यूमेरिकल से आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल ये है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित किया गया। 10 मिनट तक प्रवाहित किया गया तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित Cu का द्रव्यमान ज्ञात करो। यदि Cu का मोलर द्रव्यमान बराबर 63.5 ग्राम प्रति मोल है। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आया हुआ भी है। नियम पढ़ने से पहले अगर आप न्यूमेरिकल समझ जाते हो, इसी नियम से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छी बात है, रटना नहीं पड़ेगा नियमों को। तो देखिए, CuSO4 के विलयन में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत अपघट्य का विलयन है, ये अपघटित हो जाएगा, और अपघटित होगा तो ये Cu+2 आयन और SO4 -2 आयन में टूटेगा। वो Cu+2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा। तो हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि CuSO4 का विलयन है, इसमें Cu+2 और SO4 -2 आयन है। विद्युत अपघटन आप कर रहे हो तो हमें Cu धातु प्राप्त हो जाएगी। जैसा डैनियल सेल में कैथोड के ऊपर होता है, पहले आपको बताया था, तो इस प्रकार से कैथोड के ऊपर, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर ये धातु प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर ये धातु के कण चिपकने लग जाएंगे, इसके ऊपर ये धातु के कण चिपकने लग जाएंगे, और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड है ये मोटा होता जाएगा। तो इसके ऊपर कितनी धातु चिपकी है, कितना
इसके ऊपर ये चिपक गया है, उसे हम कहते हैं निक्षेपित होना। तो ये जो जमा हो रहा है इसे कहते हैं निक्षेपण। तो यहाँ ये कितना निक्षेपित हो गया उसका हमें द्रव्यमान बताना है कि ये कितना इसके ऊपर निक्षेपित हो गया। अब ये निक्षेपित कैसे हुआ था, जैसे हमारे पास ये विलियन था, इसमें Cu+2 आयन था, ये यहां जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित हो जाता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित होता है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, अपचयन अभिक्रिया हो जाती है, यानी कैथोड हो गया। तो वो ही हमने अपचयन अभिक्रिया की समीकरण लिखी है, ठीक है। तो ये इसमें अपचयित हो जाता है, तब हम क्या लिखेंगे, जैसे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन फैराडे में इसको चेंज कर लेते हैं, 2 फैराडे, और 2 फैराडे से फिर हम क्या जानते हैं कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। तो 2 फैराडे बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां कितना प्राप्त हो रहा है, उसके मोलर द्रव्यमान, यानी उसका 1 मोल है वो उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, ये भी आप जानते हैं। 1 मोल कितना होगा, बराबर उसका जितना भी मोलर द्रव्यमान है उसका बराबर 1 मोल हो जाएगा, यानी 1 मोल बराबर ये मात्रा, यानी मोलर द्रव्यमान या 1 मोल है वो ये दिया गया है। तो कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुना 96,500 कूलम आवेश देने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त Cu, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त Cu की मात्रा बराबर, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन थी उसी वजह से हमने 2 गुना 96,500 कूलम ले लिया है। इतना चार्ज देने पर इलेक्ट्रोड प्राप्त Cu की मात्रा कितनी है, तो उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर, यानी 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम। तो कितना प्राप्त होता है, 63.5 ग्राम हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1 कूलम आवेश देने पर प्राप्त इलेक्ट्रोड पर प्राप्त Cu बराबर 63.5 बटा 2 गुना 96,500 ग्राम। अब आप कितना दे रहे हो, चार्ज नहीं मालूम है, लेकिन आवेश का, धारा का तो हमें मालूम है, तो धारा का मालूम है और समय का मालूम है आपको। तो ये तो T का मान दिया गया है और ये I का मान दिया गया है। जब I और T का मान आपके पास है तो आप क्या याद कर सकते हो, Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो Q बराबर I का मान कितना है 1.5 और T का मान कितना है 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास चार्ज कितना आ गया है 900 कूलम। तो अब क्या लिखेंगे, 900 कूलम आवेश देने पर, 900 कूलम आवेश देने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त Cu, तो क्या आ जाएगा 63.5 बटे 2 गुना 96,500 गुणा 900 कूलम आवेश हमने दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेना, जो भी आएगा वो ग्राम में जो मात्रा होगी वो इसकी मात्रा मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल था, किसी SO4 के विलियन में 1.5 एम्पीयर की धारा को यदि आपने 10 मिनट तक प्रवाहित किया तो कितना आपको इलेक्ट्रोड पर कॉपर प्राप्त होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना कॉपर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल देखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर मैं यहां 1.5 एम्पियर की जगह 2 एम्पियर कर देता हूं, 2 एम्पियर कर दिया तो यहां 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो यहां 1200 कूलम हो जाएगा। तो यहां भी कितना हो जाएगा 1200 कूलम। अब यहां भी कितना हो जाएगा 1200 कूलम। तो 900 कूलम जब हमने दिया था, अब उससे ज्यादा प्राप्त होगा या कम, उससे ज्यादा प्राप्त होगा, उससे ज्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि पहले 900 से गुणा हो रहा था, ये संख्या पहले 900 से गुणा हो रही थी, अब यही संख्या 1200 से गुणा हो रही है। और देखिए, यदि 10 मिनट की जगह 20 मिनट कर दिया जाए, तो कहने का मतलब अब यहां 20 मिनट कर देंगे हम,
तो यहां आवेश अपना कितना हो जाएगा, 2400 कूलम आवेश हो जाएगा। तो अब 2400 कूलम आवेश करेंगे तो और भी ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, और भी ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप आई और टी दोनों में से किसी भी एक को बढ़ाते हो तो क्या बढ़ जाता है, आवेश बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आवेश। क्यू बराबर आई टी, तो क्यू बराबर आई टी होता है। तो यदि एक भी बढ़ेगा तो क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, और क्यू यहां गुणा में जाता है, यानी आवेश यहां गुणा में जाता है। इसलिए अधिक मात्रा में आपको कैथोड पर जो पदार्थ जो प्राप्त होता है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आवेश की मात्रा बढ़ने से इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा में क्या हुई, वृद्धि। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हमने, एक बात हमारी समझ में आई है इस न्यूमेरिकल से कि यदि आवेश की मात्रा को यदि बढ़ा दिया जाएगा तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास एक तो ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसमें धारा प्रवाहित की गई है, और एक इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है, इसमें धारा प्रवाहित की गई है। दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दोनों में धारा प्रवाहित की गई है। ठीक है, इसमें भी कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें भी कॉपर सल्फेट का विलयन है, बराबर मात्रा में विलयन है, बराबर मात्रा में इधर है और इधर इसको भी धारा मिल रही है। यानी इसके पास जैसे इसको अपन दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। अब इसमें हमने धारा प्रवाहित की है 1 एम्पियर की, और इसमें भी हमने धारा प्रवाहित की है 1 एम्पियर की। इसका हमने समय रखा है 10 मिनट, लेकिन इसका हमने समय रखा है 20 मिनट। तो यहां क्यू बराबर आई टी देखेंगे, ए गुणा 10 गुणा 60, 600 कूलम चार्ज आ गया। यहां क्यू बराबर आई टी लेंगे तो क्यू बराबर ए गुणा 20 गुणा 60, तो यहां हमें 1200 कूलम चार्ज प्राप्त हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, हमने समय बढ़ा दिया तो चार्ज बढ़ गया। अब यदि हम समय को स्थिर रख लेते हैं, समय को स्थिर रख लिया 10 मिनट, इधर हमने एम्पियर बढ़ा दिया, तो अब एम्पियर बढ़ा देंगे। समय को स्थिर रखते हुए एम्पियर यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वही 1 गुणा 10 गुणा 60, क्यू बराबर वही 600 कूलम आएगा, और इधर क्यू बराबर आई और समय है वही अपना 10 मिनट सेकंड में बदल लेंगे इसको, तो 1200 कूलम आ गया। तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसको अधिक मात्रा में मात्रा जो है कैथोड के ऊपर वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। यानी यहां जो निक्षेपित होगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो पदार्थ निक्षेपित होगा, जो पदार्थ जमा होगा वो अब इसमें अधिक मात्रा में जमा होगा और इसमें कम मात्रा में जमा होगा। कारण क्योंकि इसने ज्यादा चार्ज दिया है, तो ज्यादा चार्ज देंगे तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा प्राप्त होगी। ये हम न्यूमेरिकल के द्वारा बखूबी समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एक न्यूमेरिकल से हमने जो बात समझी है उसी से एक न्यूमेरिकल से ही हमने क्या बनाया है, फैराडे ने एक नियम बनाया है। और वो नियम क्या है, वो नियम देखने वाले हैं। वो नियम है अपना प्रथम नियम। वो नियम क्या है, अपना प्रथम नियम। अब ये नियम डिस्टेंस में आपको डायरेक्ट ही बता देता, मात्र 2 या 4 मिनट का काम था। लेकिन अगर न्यूमेरिकल हमें बाद में भी करना था तो हमने न्यूमेरिकल पहले कर लिया है, उसे नियम भी समझ में आ गया है। तो नियम क्या समझ में आया, यदि आवेश की मात्रा बढ़ा देंगे तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी, ग्राम में जो मात्रा जो प्राप्त होती है वो भी बढ़ेगी यदि आवेश की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो बात हमारे समझ में आ गई। बस वही बात यहां लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत घट्टे के विलयन में धारा प्रवाहित की जाए
धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या कह रहा है नियम कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जो पदार्थ है उसकी मात्रा आवेश के समानुपाती होगी। पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। प्रवाहित आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये नियम है और ये बात आप समझ चुके हैं कि ज्यादा पदार्थ आपको चाहिए तो आवेश की मात्रा बढ़ाओ, और आवेश बढ़ाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, या तो एम्पियर बढ़ा दो धारा का या फिर समय बढ़ा दो, तो Q बराबर IT से आवेश की मात्रा बढ़े जाती है। तो देखिए W समानुपाती Q, W बराबर ZQ और W बराबर ZIT। सबके बारे में बताने वाला हूं मैं। यहां W बराबर क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। W बराबर क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। I बराबर क्या है? धारा, प्रवाहित धारा है। T बराबर क्या है? समय है। लेकिन Z बराबर क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z बराबर क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये हमारे पास आया। WZIT के बारे में हमने देखा कि WIZ और क्या है, और Z यहां विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, यानी पहले हमने इसको क्या लिया था? स्थिरांक लिया था। अब इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड कर दिया जाए, I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड कर दिया जाए तो W बराबर Z होगा। W बराबर क्या होगा? Z। यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड हो तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? जब आप विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करो तो वो जो पदार्थ प्राप्त होगा वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो वही काम किया है हमने। 1 एम्पियर की धारा को हमने 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया है तो W बराबर Z आया। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा यानी W बराबर Z है, तो क्या जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, या ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z कहलाती है। तो ये हमारा पहला नियम आया है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। Z की भी हमने, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की भी हमने डेफिनेशन देखी है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था, जो फैराडे ने जो नियम दिया है वो हमने न्यूमेरिकल के द्वारा बखूबी समझ लिया है। और ये नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड पर पदार्थ निक्षेपित होगा। तो निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। चार्ज बढ़ाओगे तो उतनी ही अधिक मात्रा में आपको क्या होगा? निक्षेपित पदार्थ यानी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होता जाएगा। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा यहां
W है, I धारा है, T समय है और Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन भी अगर आप देखना चाहो तो I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड हो तो W बराबर Z आ जाएगा। तो विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूसरा नियम। नेक्स्ट सेकंड नियम, द्वितीय नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है? नियम लिखने से पहले हम उसको समझ लेते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो देखिए, फैराडे ने क्या देखा कि अभी तक हमने एक विद्युत अपघट्य लिया है। यदि दो विद्युत अपघट्य के विलयनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, 3 को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए, अभी मैं यहां पे 2 विद्युत अपघट्य के विलयन जोड़ रहा हूं। 2 विद्युत अपघट्य के विलयन यहां जोड़ दिए गए हैं। एक इस पात्र में है और एक इस पात्र में है। ये बीच में इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, धारा प्रवाहित कर दी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, ये धारा प्रवाहित कर दी गई। ये विद्युत अपघट्य के विलयन है जी। तो इसमें तो हमने लिया है CuSO4 का विलयन, ठीक है, और इसमें लिया है AgNO3 का विलयन। 2 हमने विलयन ले लिए हैं विद्युत अपघट्य के और इनमें धारा प्रवाहित कर दी है। ये हमने एक बैटरी लगाई है, ठीक है। जब हम एक ही बैटरी से दोनों में धारा दे रहे हैं तो धारा की मात्रा क्या होगी? समान। धारा की मात्रा क्या होगी? समान मान की धारा जा रही है। क्लियर है ये बात? और जब हमारे पास एक ही स्विच है इसके लिए, जैसे कि कुंजी लगाई है, एक ही कुंजी है तो एक ही कुंजी के साथ धारा प्रवाहित होगी तो समान समय के लिए जाएगी। समान समय, ये तो बात अपन समझ चुके हैं। जब हम एक बैटरी से 2 पंखों में धारा प्रवाहित करें और दोनों के लिए एक ही स्विच है तो स्विच को दबाते दोनों पंखों में धारा प्रवाहित होगी तो वो धारा समान समय के लिए होगी, क्योंकि स्विच बंद करते ही दोनों पंखे बंद हो जाएंगे एक साथ और चालू करते दोनों पंखे एक साथ चालू होंगे। तो समान समय के लिए धारा प्रवाहित होगी और एक ही बैटरी से धारा जा रही है तो वो समान मान की धारा जा रही है। वही कंडीशन हमने यहां अप्लाई की है कि समान मान की धारा समान समय के लिए प्रवाहित हमने की है दोनों विद्युत अपघट्य के विलयन में। तो ये कितना प्राप्त होगा और ये कितना प्राप्त होगा, ये बात किस पे निर्भर करेगी? कहने का मतलब इसकी हमें मात्रा बतानी। अब हमने समान मान की धारा, यानी ये माने कि 1 एम्पियर की धारा हमने प्रवाहित कर दी है। समान मान की धारा समान समय के लिए यानी 10 मिनट के लिए प्रवाहित कर दी है। तो प्रश्न ये उठता है कि 1 एम्पियर की धारा, कहने का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, धारा हमने कितनी दी है? दोनों में समान मान की आ रही है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर समान मान की धारा आ रही है और दोनों में 10 मिनट 10 मिनट, यहां भी 10 मिनट। भाई एक ही विद्युत स्रोत से आ रही है तो समान मान की धारा समान समय के लिए आ रही है। अब आपसे पूछा गया है कि ये कितना प्राप्त होगा और ये कितना प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी ये मात्राएं किस पे डिपेंड होंगी? समान मान की धारा और समान समय के लिए यदि आपने प्रवाहित किए तो ये डिपेंड किस पे होता है? इस बात की व्याख्या किसने की है? फैराडे ने। किस नियम से? अपने दूसरे नियम से। तो फैराडे ने दूसरे नियम में क्या बताया कि यदि आप समान मान की धारा और समान समय के लिए प्रवाहित करोगे तो ये जो पदार्थ प्राप्त होता है ना, ये पदार्थ ये कितना प्राप्त होगा, ये रिलेटेड होता है इसके रासायनिक तुल्यांक। ये किस पर डिपेंड करता है? रासायनिक तुल्यांक पे डिपेंड करता है, यानी तुल्यांकी भार पे डिपेंड करता है।
ये कह सकते हैं। ई पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार इसका भी क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा, तो वो इसके तुल्यांकी भार पे डिपेंड होगा। यदि इसका तुल्यांकी भार E1 है और इसका E2 है, ये माने, तो ये W1 प्राप्त होगा और ये W2 प्राप्त होगा। तो जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, जिसका तुल्यांकी भार कम है वो कम मात्रा में प्राप्त होगा। इसका तुल्यांकी भार यहां Ag है तो 108 या 107 पॉइंट कुछ होता है इसका तुल्यांकी भार, तो 108। यहां कॉपर का है वो होता है 31.75 तुल्यांकी भार, इसका ये होता है। इसका 108 है Ag का और कॉपर का 31.75 है। तो दोनों की मात्राएं क्या है, अलग अलग है। दोनों की मात्राएं क्या है, अलग अलग है। तो अब आपसे पूछा गया है कि समान मान की धारा समान समय के लिए प्रवाहित करें तो कौन सा अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा और जिसका तुल्यांकी भार कम है वो कम मात्रा में प्राप्त होगा। इस प्रकार से फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो फैराडे ने उसकी व्याख्या की है और इसके आधार पर बताया कि जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, जिसका कम है वो कम मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन शर्त क्या है, समान मान की धारा समान समय के लिए यदि आप प्रवाहित करते हो, ये शर्त है। तो इस प्रकार से फैराडे ने एक नियम तैयार कर दिया। दूसरा नियम, ये बात अगर आपको समझ में आई है तो दूसरा नियम भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए दूसरा नियम क्या है, यानी दूसरा नियम रासायनिक तुल्यांकी भार पे डिपेंड होके आ गया है। तो देखिए इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मान की धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। कहने का मतलब जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा और जिसका तुल्यांकी भार कम है वो कम मात्रा में प्राप्त होगा। देखिए तो हमारे पास हम दो विद्युत अपघट्य के विलयन लेते हैं, 1 और 2 से उसके इंडिकेट कर देते हैं। तो क्या आएगा, W1 समानुपाती E1, यानी पहला जो विद्युत अपघट्य है उसकी जो मात्रा है वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती, और जो दूसरा है वो W2 समानुपाती E2, यानी उसकी जो मात्रा है वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तो इस प्रकार से W1 बटा E1 दोनों समीकरणों से क्या आ जाता है, W2 बटा E2, या W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, ये हमारे पास आ जाता है। अब यहां Ag लेते हैं तो Ag का तुल्यांकी भार बटा कॉपर का तुल्यांकी भार, Ag की ग्राम में मात्रा बटा कॉपर की ग्राम में मात्रा, Ag का तुल्यांकी भार बटा कॉपर का तुल्यांकी भार। अब जो भी लेंगे ना उसी के हिसाब से हम देख लेंगे फर्स्ट और सेकंड लगाकर। अब देखिए W बराबर ZIT होता है तो यहां क्या आएगा, Z1IT बराबर E1, यानी Z1IT W1 की जगह Z1IT और W2 की जगह
Z2IT बराबर E1 बट्टा E2। तो हमने देखो Z के साथ 1 और 2 लगाया क्योंकि इनकी मात्राएं अलग अलग होंगी, क्योंकि ये अपन पिछले नियम में हमने देखा है कि 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए और 1 एम्पियर की धारा दे रहे हैं, तो वो मात्रा तो यहाँ अलग अलग आएगी, लेकिन समय और सेकंड यानी टाइम और जो एम्पियर धारा है वो समान है, तो इसके साथ हम 1 और 2 नहीं ऐड करेंगे, तो ये केवल IT चलेगा। तो समान मान की धारा IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है अब Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2, ये आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2 को हमने ये लिखा है कि W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2। तो हम इसको आगे और कैसे लिख सकते हैं कि Z1 बटा E1 बराबर Z2 बटा E2, तो ये भी तो लिख सकते हैं। ये यहां आएगा तो Z1 बटा E1, ये यहां चला जाएगा तो Z2 बटा E2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब आपने इस W1 समानुपाती E1 को W1 अपॉन E1 कर दिया तो उसमें क्या आ जाएगा, Z समानुपाती E। Z समानुपाती E कहने का मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये अपना विद्युत रासायनिक तुल्यांक है और ये हमारा क्या है, तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये फैराडे का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि विभिन्न विद्युत घटक के विलयन में, तो विभिन्न हमने 2 ले लिए हैं 1 और 2, समान समय के लिए समान मार्ग की धारा प्रवाहित करते हैं, तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पहले के लिए पहले के समानुपाती और दूसरे के लिए दूसरे के समानुपाती होगी। तो पदार्थ की मात्रा समानुपाती विद्युत रासायनिक तुल्यांक हमने कर दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 और W2 अपॉन W2, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ये नियम कहता है। इस प्रकार से W1 अपॉन W2 तो वज्र गुणा हो गया, तो ये E1 यहाँ आ गया, W2 यहाँ आ गया। अब W1 बराबर हम पढ़ चुके हैं पिछले नियम में ZIT, तो यहाँ Z1IT Z2IT, तो Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2 आ गया। अब हमारे पास इसको हम ऐसा कर सकते हैं, E1 को यहाँ लेंगे तो Z2 वहां चला जाएगा, तो Z1 अपॉन E1 बराबर Z2 अपॉन E2। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां आ जाएगा Z1 समानुपाती E1 और Z2 समानुपाती E2। तो कहने का मतलब Z समानुपाती E, यानी यहां आपके पास क्या आ जाएगा, Z1 समानुपाती E1 और Z2 समानुपाती E2। इससे हम ये लिख सकते हैं और इससे जब ये लिख सकते हैं तो कहने का मतलब Z समानुपाती E, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक वो रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होगा। जिसका तुल्यांक की भार ज्यादा होगा उसका एक समय में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे 1 सेकंड के लिए, वो भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो रासायनिक तुल्यांक के भी क्या होगा, समानुपाती। ये हमारा दूसरा नियम था फैराडे का। फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए 2 नियम दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों नियम आपको याद होने चाहिए, इनको अच्छे ढंग से समझ लेना और इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल डाल के दे रहा हूं, उस न्यूमेरिकल का आंसर आप सेंड करना अच्छे ढंग से, कोई किसी प्रकार की उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को आप चाहे बार बार देख लेना। देखिए AgNO3 का विलयन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। AgNO3 के विलयन में एक 1.5 एम्पियर की धारा को 20 मिनट तक प्रवाहित किया गया। चाहे तो कैथोड पर, ये भी लिखा सकता है इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित Ag का द्रव्यमान ज्ञात करो। Ag बराबर 108 ग्राम प्रति मोल, यानी इसका मोलर द्रव्यमान है। ये आपको क्वेश्चन में निश्चित मिलेगा, मोलर द्रव्यमान के मान आपको जरूर मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल है आपके लिए, इस न्यूमेरिकल का आंसर आप मेरे को सेंड कर देना। डियर फ्रेंड्स,
मैं आपको एक बात कहने वाला हूं कि मैं जो भी न्यूमेरिकल आपको जो भी प्रॉब्लम्स देता हूं, 2-4 बच्चे ही ऐसे हैं जो उनका आंसर भेजते हैं, बाकी उनका आंसर नहीं भेजते हैं। ग्रुप में भी लगभग 15, 20, 30 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से 2-4 बच्चे ही ऐसे हैं जो उनका रिप्लाई करते हैं, बाकी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। ग्रुप में जुड़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका रिप्लाई आपको जरूर भेजना है कि इसका जवाब क्या होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। कल आपको एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।